नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बता दी कि मारे लोगों में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक की है। इस अवसर पर ट्रंप ने वैश्विक सुरक्षा और यूक्रेन संकट पर बातचीत की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम बातचीत के आखिरी चरण में हैं, हम देखेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, या तो ये खत्म हो जाएगा या ये बहुत लंबे समय तक चलेगा और लाखों लोग मारे जाएंगे और कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। उन्होंने बताया कि सभी प्रयास यही है कि स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए और मानवीय संकट को रोका जा सके। बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्र सुधार पर भी विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे पर रांची पहुंची हैं। उनके झारखंड दौरे के दौरान वे बता दी कि जमशेदपुर में भी जाएंगी, जहां ऑल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बता दें कि सरायकेला और खरसावा के आदित्यपुर स्थित जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। महामहिम के दौरे को लेकर संस्थान और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है, उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन अलर्ट मोड में है। और इसके साथ इस दौरान बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और उन्हें समाधान का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता आमजन के हितों को सबसे पहले रखना और संवेदनशीलता के साथ निरंतर कार्य करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और मुख्यमंत्री को अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों ने मौके पर ही कुछ मामलों का समाधान शुरू किया। और गोरखपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और सीएम के समक्ष लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और इस दौरान बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया और इसके साथ ही अन्य शिकायतों के लिए अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश दिए गए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और उन्हें समाधान का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता आमजन के हितों को सबसे पहले रखना और संवेदनशीलता के साथ निरंतर कार्य करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और मुख्यमंत्री को अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों ने मौके पर ही कुछ मामलों का समाधान शुरू कराया। जावरा में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में किसानों को भावांतर योजना की राशि अंतरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 3,77,000 सोयाबीन उत्पादक किसानों के बैंक खातों में भावांतर योजना के तहत 810 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की।
इस पहल से ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। भावांतर योजना किसानों के हितों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य मिल सके। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सरकार की इस पहल से किसानों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। और जावरा में राज्य स्तरीय सम्मेलन का समापन हुआ, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सौगात दी और विकास परियोजना का लोकार्पण किया। और इसके साथ ही बता दें कि भावांतर योजना के तहत 810 करोड़ किसानों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जावरा में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में किसानों को भावांतर योजना की राशि अंतरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 3,77,000 सोयाबीन उत्पादक किसानों के बैंक खातों में भावांतर योजना के तहत 810 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस पहल से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। भावांतर योजना किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य मिल सके। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सरकार की इस पहल से किसानों में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बयान में कहा कि सनातन परंपरा के विरोध में कार्य करने वाले कांग्रेस नेताओं को ऋषि मुनियों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। वक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार सनातन संस्कृति और परंपराओं पर टिप्पणी करती रहती है, जिससे देश की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों ने भारतीय संस्कृति को दिशा दी है और उनका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अब देखिए, हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं, तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव शरीफगढ़ और रामगढ़ पहुंचकर गुरु जी के लंगर प्रसाद में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने लंगर सेवा के दौरान श्रद्धालु के साथ प्रसाद ग्रहण किया और सेवा, समर्पण और समानता के संदेश को रेखांकित किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि लंगर परंपरा समाज में भाईचारे, सेवा और सामूहिकता की भावना को मजबूत करती है। और चंडीगढ़ से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लंगर सेवा में शामिल हुए सीएम सैनी। यहां बता दें कि सेवा और समर्पण का संदेश दिया गया। सीएम सैनी ने लंगर परंपरा की सराहना की है। इसके साथ ही बता दें कि रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच 2017 उन्नाव दुष्कर्म केस के दोषी कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में सुनवाई पर देश भर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह फैसला हाईकोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को स्थायी या रद्द करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई और सेंगर उम्र कैद सजा पर यह फैसला, और सुप्रीम कोर्ट में सेंगर सजा पर सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाराष्ट्र शिक्षक मंडल का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष जबलपुर में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाराष्ट्र शिक्षण मंडल को शताब्दी वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का स्वागत करते हुए उनके योगदान की सराहना की। जन्म शताब्दी वर्ष जबलपुर में मन रहा है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र
फडणवीस जी उसमें शामिल हुए, मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारे माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी और अन्य अतिथियों ने उस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैंने यहाँ से वर्चुअल शामिल होकर के अपनी उपस्थिति जबलपुर में भी दर्ज कराई। साथ ही साथ बरलाई में आज यहाँ मन की बात कार्यक्रम में शामिल होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रकार से काम किया है, वाकई वो अद्भुत है। हर महीने बगैर राजनीतिक कोई बात किए हुए अपने देश की गौरवशाली विरासत को स्मरण कराते हुए राष्ट्रीय एकाग्रता और एकात्मता के लिए जितने प्रकार से हमारे विविधता वाले राज्य हैं, उन राज्यों की अलग अलग ऐसी गूढ़ बातों को, समीचीन बातों को सबके सामने लाकर स्थापित करना, नवाचार की बात भी करना और पुरानी विरासत के गौरवशाली अतीत से भी परिचित कराना। एक एक बात, अब तमिल भाषा को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से उनने अपना योगदान बनारस में दिया, आज उस पर भी चर्चा की। भाषाएं हमारे लिए ये हमारा भूषण है, आभूषण है, इनकी गौरव हमको है। इन भाषाओं के साथ साथ हमारे लिए सुदूर नॉर्थ ईस्ट से लगा करके नॉर्थ के इस हिस्से तक हर एक क्षेत्र में भारत माता की संतानों के आपस में प्राथमिकता बढ़े, एक दूसरे के हम जाने समझे और एक दूसरे के साथ एकाग्रता बने, ताकि काल के प्रवाह में अतीत में जो हमारा विभाजन अंग्रेज़ों के समय या उसके पहले समय में कई जो गलतियां हुई है, उसको दुरुस्त करने का इसी प्रकार के सकारात्मक अभियानों की आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा जिन्होंने इस सिलसिले को चालू किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। राजधानी के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी है। विभिन्न सुरक्षा बलों, सांस्कृतिक कलाकारों और सेना की टुकड़ियों ने अभ्यास करना शुरू कर दिया है। रिहर्सल के दौरान बता दें कि बैंड और फ्लोट और सैन्य वाहन परेड की परिपाटी के अनुसार अभ्यास कर रहे हैं। आयोजकों ने कहा है कि रिहर्सल का उद्देश्य परेड को दुरुस्त और सटीक बनाना है, ताकि गणतंत्र दिवस के दिन देशवासियों को भव्य और सुनियोजित कार्यक्रम दिखाया जा सके। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यातायात को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में मार्ग बंद किए गए हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से परेड मार्ग और रिहर्सल क्षेत्रों में प्रवेश न करने की अपील की है। देश भर में घने कोहरे का कहर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं पंजाब में पूरे शहर में कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा देखने को मिला है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गांधीनगर इलाके से वीडियो सामने आया है, जिसमें पूरे शहर में कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान और उत्तराखंड में भी शहर में कोहरा छाया हुआ है। नागरिक अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे ठंड का सामना कर रहे हैं। मुंबई में भी बता दें कि कोहरे का वीडियो सामने आया, जबकि मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट के साथ घना कोहरा छाया है। इसके कारण दृश्यता कम हो गई है। पूर्वोत्तर भारत में असम के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया है, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई है। हरियाणा के सोनीपत में भी स्मॉग की परत के कारण दृश्यता कम हो गई है। मौसम विभाग ने लोगों को कोहरे और कम दृश्यता के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असम की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, जम्मू कश्मीर की, दिल्ली की, पंजाब की, मध्य प्रदेश, मुंबई, राजस्थान, हरियाणा। और इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शीतलहर का बढ़ता प्रकोप यहां देखने को मिल रहा है। कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। वाहनों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और इसके साथ ही बता दें कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही इस भीषण ठंड ने लोगों को बता दें कि घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। और देश भर में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं पंजाब में पूरे शहर में कोहरा छाया है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में घना कोहरा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता काफ़ी कम हो गई है। अगर बात जम्मू कश्मीर की भी करें तो वहाँ पर भी घना कोहरा है। दृश्यता काफ़ी कम है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, जिससे पूरे शहर में कोहरा छाया है। राजस्थान और उत्तराखंड में भी
शहर भर में कोहरा छाया हुआ है। नागरिक अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे ठंड का सामना कर रहे हैं। वहीं मुंबई में भी यही हाल है, जबकि मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट के साथ घना कोहरा छाया है। इसके कारण दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। पूर्वोत्तर भारत में असम के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया है, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई है। वहीं अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के सोनीपत में भी स्मॉग की परत के कारण दृश्यता कम हो गई है। मौसम विभाग ने लोगों को कोहरे और कम दृश्यता के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2,89,00,000 नाम मतदाता सूची के क्यों कटे। सवाल ये है कि क्या इन कटे हुए नामों के साथ यूपी का सत्ता समीकरण भी कट गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को सीधे चुनावी गणित से जोड़ दिया। दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि 2.89 करोड़ वोटरों में से 85 से 90% बीजेपी के समर्थक हैं। और अगर यह दावा सही है तो क्या यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के हर विधायक के खाते से 60,000 से ज्यादा वोट गायब हो चुके हैं, या फिर ये सिर्फ चुनाव से पहले विपक्ष का एक बड़ा माइंड गेम है। हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे एसआईआर के वो आंकड़े जिसने घबराहट सत्ता तक पहुंचा दी है, और वो सियासी गणित जिस पर अब पूरा यूपी टिक गया है। उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से शुरू हुई मतदाता सूची विशेष गहन प्रशिक्षण यानी एसआईआर 26 दिसंबर को पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रक्रिया खत्म होने के साथ राजनीति की गर्मी और तेज हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़े, शहरों से और चौंकाने वाली कटौती और अखिलेश यादव का सीधा आरोप अब सरकार से भी है और सिस्टम से भी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे लोकतांत्रिक राज्य और लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियादी मतदाता सूची, लेकिन जब इसी सूची से 2,89,00,000 नाम कट जाए तो सवाल उठना लाजमी है। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में कुल 15,44,00,000 मतदाताओं में से करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने तय हैं। ये प्रक्रिया एसआईआर के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेटेड बनाना बताया गया। लेकिन इन आंकड़ों ने राजनीति में हलचल मचा दी। सबसे चौंकाने वाली बात, शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा वोट कटे। राजधानी लखनऊ में जहां पहले करीब 40 लाख मतदाता थे, अब 12 लाख नाम मतदाता सूची से हट चुके हैं, यानी हर 3 में से 1 वोटर आउट। चुनाव आयोग का कहना है कि शहरों में वोट कटने की वजह साफ है: स्थायी पलायन, डुप्लीकेट एंट्री, मृत मतदाता, लंबे समय से अनुपस्थित मतदाता। आयोग के मुताबिक स्थायी रूप से पलायन करने वाला मतदाता सबसे ज्यादा है, इसकी संख्या 1 करोड़ से अधिक बताई गई है। इसके अलावा डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं की संख्या भी लाखों में है। लेकिन इसी मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला। अखिलेश यादव का दावा है एसआईआर में हटाए गए 2.89 करोड़ नामों की जानकारी पहले ही बीजेपी विधायकों तक पहुंच चुकी थी, और इसी वजह से बीजेपी के अंदर असंतोष, बैठकें और आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। अगर 2.89 करोड़ में से 85% वोट भी बीजेपी के हुए तो ये करीब 2.45 करोड़ वोट होते हैं। 403 विधानसभा सीटों पर यह औसतन 61,000 वोट प्रति सीट बैठता है। ऐसे में बीजेपी के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल होगा। अखिलेश यादव ने यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों की अलग अलग बैठकें, संगठन से नाराजगी और सार्वजनिक बयानबाजी सब इसी डर का नतीजा है। उनका आरोप है कि सरकार संगठन और सहयोगी दल विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। वहीं प्रशासन और चुनाव आयोग इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। आयोग का कहना है कि जिसका नाम कटा है उसके पास पूरा मौका है। इसके अलावा नो मैपिंग श्रेणी में आए 1,80,000 से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे। इन मतदाताओं को अपनी पात्रता और पहचान से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। अब असली सवाल यही है, क्या शहरों में वोट कटने का मतलब बीजेपी का वोट बैंक कटना, या फिर ये सिर्फ आंकड़ों को चुनावी चश्मे से देखने की राजनीति है? क्योंकि शहरों में पलायन, किराए पर रहने वाली आबादी और अस्थायी मतदाता हर दल में होते हैं। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ करना है, लेकिन इसके आंकड़े अब राजनीति को और भी गंदा कर रहे हैं। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची आएगी, उसके बाद दावे और आपत्तियां होंगी। असली तस्वीर 28 फरवरी 2026 को अंतिम सूची के साथ सामने आएगी। लेकिन तब तक यूपी की राजनीति में हर कटे वोट के साथ सवाल और भी तेज होता जाएगा। यह सुधार है या सत्ता का सियासी संकट? एसआईआर के आंकड़े क्या सच में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, या अखिलेश यादव का यह पूरा गणित चुनावी माइंड गेम का हिस्सा है? यह तय होगा अंतिम सूची के बाद। लेकिन इतना साफ है, उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, सूची की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल किसी चेहरे, किसी गठबंधन या किसी नारे का नहीं, सवाल है सूची का।
जिसे मतदाता सूची पर लोकतंत्र टिका होता है। वहीं सूची राजनीति के सबसे बड़े आरोप प्रत्यारोप की वजह बन गई है। 2,89,00,000 नाम यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह वो संख्या है जिसे विपक्ष सत्ता के भविष्य से जोड़ रहा है और जिसे सरकार प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हर विधानसभा में 60,000 से ज्यादा वोट कट चुके हैं। यह पूरी चुनावी गणित को पलट देगा। लेकिन सवाल ये भी है, क्या शहरों से कटे वोट सिर्फ किसी एक दल के थे या फिर ये उस सच्चाई का आईना है जहां पलायन, अस्थायी निवास और डुप्लीकेट एंट्री ने मतदाता सूची को बुझिल बना दिया। चुनाव आयोग कहता है ये प्रक्रिया किसी के खिलाफ नहीं बल्कि लोकतंत्र के पक्ष में है। नाम कटे हैं तो उन्हें जोड़ने का रास्ता भी खुला है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची आएगी, 30 जनवरी तक दावे और आपत्तियां होंगी और 28 फरवरी को अंतिम फैसला। लेकिन तब तक राजनीति रुकेगी नहीं। बीजेपी के भीतर हलचल हो या विपक्ष का आक्रामक नैरेटिव, हर कोई इन आंकड़ों को अपने अपने हिसाब से पढ़ रहा है और यही वजह है कि एसआईआर अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहा, यह बन गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति का साइकोलॉजिकल बैटल। आखिरकार फैसला आंकड़ों का नहीं, विश्वास का होगा। मतदाता का भरोसा किस पर टिका है, प्रक्रिया पर या आरोपों पर? और यही भरोसा तय करेगा कि एसआईआर इतिहास में एक सुधार के रूप में दर्ज होगा या एक बड़े सियासी तूफान के तौर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। आज भारतीय क्रिकेट के पावर कॉरिडोर से एक बड़ी हलचल, एक नाम जो मैदान पर आक्रामकता की पहचान खुद सवालों के घेरे में है। क्या खतरे में है गौतम गंभीर की नौकरी? क्या बीसीसीआई ने टेस्ट टीम के लिए नया कोच ढूंढना शुरू कर दिया? और इंग्लैंड सीरीज के बीच एक कैसी भविष्यवाणी देखने को मिल रही है? इसी को लेकर उन्हें इस बात का फायदा है कि टेस्ट क्रिकेट में कोचिंग के लिए अधिक विकल्प नहीं है। वीवीएस लक्ष्मण कोच बनने के इच्छुक नहीं है। भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी गंभीर के दौर में कई खिलाड़ी उस तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं जैसे राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में किया करते थे। द्रविड़ के 3 साल के कार्यकाल में खिलाड़ियों को अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए भी लंबा समय मिला था। T20 विश्व कप टीम से ही शुभम गिल को बाहर किए जाने के फैसले पर गंभीर की छाप थी और कई खिलाड़ियों का मानना है कि अगर भारतीय क्रिकेट के अगले पोस्टर बॉय का ये हाल हो सकता है तो बाहर होने वालों में अगला नाम किसी का भी हो सकता है। T20 विश्व कप के बाहर 2 महीने इंडियन प्रीमियर लीग के होंगे और बीसीसीआई के पास अलग अलग स्वरूप के लिए ही अलग कोच या फिर तीनों स्वरूपों के लिए एक ही कोच पर विचार करने के लिए काफी समय होगा। गौतम गंभीर की कोचिंग में रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी छीनना एक बड़ा फैसला था जो टीम में ही ट्रांजिशन की वजह से लिया गया। वहीं पर गंभीर का मानना है कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में ही बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं होनी चाहिए, ये ओवररेटेड है और सिवाय ओपनिंग जोड़ी के इससे खिलाड़ियों को ही फ्लेक्सिबिलिटी मिलती। लेकिन साथ ही अनिश्चितता भी बढ़ती है कि टीम कॉम्बिनेशन के नाम पर प्लेइंग 11 में बदलाव आम हो गए हैं। शुभम गिल का उदाहरण इस जगह बिल्कुल सही बैठता है। पहले संजू सैमसन को बाहर करके T20 टीम में गिल को जगह दी गई, लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से गिल को ही ड्रॉप कर दिया गया। इस फैसले की वजह फॉर्म और कॉम्बिनेशन बना और ये फैसला कई खिलाड़ियों के लिए चेतावनी जैसा है। अगर टीम के पोस्टर बॉय को
बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है तो किसी की भी जगह पक्की नहीं है। द्रविड़ के ही समय ड्रेसिंग रूम में खुशी और विश्वास का माहौल था, जहां खिलाड़ियां ही बेझिझक खेलते थे और कम्युनिकेशन में कमी और सख्ती की शिकायतें सामने आ रही हैं। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो गंभीर की तुलना पुराने कोच ग्रेग चैपल से की गई है, जिनकी सख्ती ने ही उस समय ड्रेसिंग रूम को प्रभावित किया था। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी टीम मैनेजमेंट पर डर और असुरक्षा का माहौल बनाने का गंभीर आरोप लगाया था। कैफ ने एक चैनल के माध्यम से कहा था कि टीम में बहुत कंफ्यूजन है, खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी दिख रही है और हर कोई डर के साथ खेल रहा है। कैफ ने सरफराज खान और साई दूरदर्शन का उदाहरण देकर मैनेजमेंट पर निशाना साधा था। सरफराज खान शतक ठोकने के बाद भी टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए थे। वहीं साई सुदर्शन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 87 रन बनाने के बाद भी अगले मैच में बाहर कर दिया गया था, जिसके चलते कैफ ने कहा था, अगर 100 बनाकर भी खिलाड़ी को भरोसा नहीं मिलता तो बाकी खिलाड़ियों को कैसे विश्वास होगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीसीसीआई और गौतम गंभीर जो है उनको लेकर क्या अब टिप्पणी सामने आती है और टेस्ट टीम के लिए नया कोच ढूंढना कितना आसान होता है और मुश्किल होता है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।